हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लाइव प्रोसेस का सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, है ना। फटाफट से क्या करेंगे, एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। इस श्वास को हमने छोड़ दिया, ठीक है। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये इस छोटी सी एक्टिविटी में था, और इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अभी जो हमने एक्टिविटी की है ना, इसको ना अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लो। दिन में 2-4 बार इस एक्टिविटी को कहीं भी बैठे हो ना, ध्यान रख के कर लिया करो। काजू बादाम से ज़्यादा ये एक्टिविटी आपके लिए कामदायक है। कैसे भाई? जितना अच्छे से आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगा, जितना डीप ब्रीदिंग होगी, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल उतना ही बढ़ेगा। ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में बढ़ेगा, ये और अच्छे से परफॉर्म करेगा, इसकी रिकॉल करने की पावर बढ़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम में बैठो, वो जो 10-15 मिनट हम आपस में बात करने में लगा देते हैं ना, उसमें ना 2-4 बार इस एक्सरसाइज को कर लोगे तो इसकी सारी नसें ढंग से खुल जाएंगी और अच्छे से काम भी करने लगेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम आज हमारे टॉपिक को। जो मैंने अपने अभी बताया, हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आज का, रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, अभी जो हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की एक्टिविटी की, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। और हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेस्पिरेशन। दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम लास्ट में जरूर देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि भाई रेस्पिरेशन यानी श्वसन, हिंदी में बोलते हैं श्वसन, इसका मतलब क्या है। देखो, समझने वाली बात क्या है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। व्हाट? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन यहां पे हो रहा है कि कोई चीज किसी से शायद रिएक्ट करके किसी दूसरी चीज में ब्रेक डाउन हो रही है, इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। सो रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है भाई, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, यही एनर्जी तो है जो आपको दिन भर के कार्य करने में मदद कर रही है, खेलने में, पढ़ने में, सोने में, पढ़ाने में, हर चीज में आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सो द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम व्हाट, ग्लूकोज। हमने इससे पहले न्यूट्रिशन देख लिया है। न्यूट्रिशन में हमने देखा कि भाई जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसका फाइनली ब्रेक डाउन हुआ था किसमें, ग्लूकोज में। तो इसी ग्लूकोज का बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा, हमें हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर एनर्जी को फॉर्म करेगा। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम दिन भर की एक्टिविटी करने में, परफॉर्म करने में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो चैप्टर को, टॉपिक को स्टार्ट करें, यानी रेस्पिरेशन की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात करने हैं ग्लूकोज की, कि भाई ग्लूकोज जो है वो कैसे एनर्जी दे रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ पे कैसे हो रहा है, कैसे इससे एनर्जी बन रही है। देखो, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसमें सबसे पहला प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। वो क्या है सबसे पहला प्रोसेस? भाई पहला प्रोसेस तो यही है कि हमें ग्लूकोज मिल गया था, जो हमारा खाना था वो उसका ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद उसके ब्रेकडाउन होने से हमें क्या मिला, C6H12O6, जो कि हमारा क्या है, 6 कार्बन की एक चेन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज। विली, जो हमने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था, जो विली है वो क्या कर रहा था, इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकलों को एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचा दे रहा है। अब ये ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर पहुंच चुका है। सेल के अंदर मौजूद होता है हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। क्या मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ये आपका सेल का डायग्राम है, बीच में न्यूक्लियस है, आपको दिखाई देता है कि चारों ओर एक तरीके का लिक्विड, एक तरीके का द्रव पदार्थ जो है वो चारों ओर मौजूद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसका एक छोटा सा काम है क्या, ये जो 6 कार्बन की चेन है उसको एक 3 कार्बन की चेन में ब्रेक कर देना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरूवेट, C3H4O3। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, इस 6 कार्बन की चेन को 3 कार्बन की चेन में ब्रेक कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरूवेट। यानी इसको देख के ये लग रहा है ना कि भाई ग्लूकोज यानी अपने आप में स्टिल वो अभी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, 6 कार्बन से 3 कार्बन में लेके जाया जा रहा है। अब उसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा और तब हमें शायद वो एनर्जी बनाने में मदद करेगा। तो सबसे पहली प्रोसेस यही है कि जो भी सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज पहुंचा है, उस ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन की चेन है उसको 3 कार्बन की चेन में ब्रेक कर देना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। यही हमारा फर्स्ट स्टेप है, जिसमें 6 कार्बन की चेन को 3 कार्बन की चेन में ब्रेक कर दिया जाता है, किसके द्वारा,
साइटोप्लाज्म के द्वारा जो हमारे कोशिका यानी सेल के अंदर मौजूद होता है। अब जब ये प्रोसेस हो जाएगा यानी जो पायरुवेट जो हमारा बन चुका है, अब इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। अब पायरुवेट का जब हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलती है। पहला हमें यहाँ पे एरोबिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं, दूसरा हमारा यहाँ पे अनएरोबिक प्रोसेस देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं एरोबिक का, एरोबिक हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन, यानी ये जो पायरुवेट है इसका ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके हमारा एनर्जी और उसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रहा है। अनएरोबिक प्रोसेस में क्या होगा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, ऑक्सीजन या तो है ही नहीं या तो पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, अनएरोबिक प्रोसेस, अवायवीय श्वसन। अंडरस्टूड। इस चार्ट के तहत हम इस चीज को समझते हैं। यहां पे हमें दिख रहा है कि ये ग्लूकोज है हमारा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर गया, साइटोप्लाज्म ने क्या करा, उसे 3 कार्बन की चेन में ब्रेक कर दिया, पायरुवेट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पायरुवेट है, अगर इसे ऑक्सीजन मिला प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिला, तो ये पायरुवेट जो है किसमें ब्रेक हो जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। अराउंड 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे। इसी को ही तो हम बोलते हैं क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना, बिजली क्या बोलते हैं, ऊर्जा की मुद्रा, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा की मुद्रा। कहाँ पे बनता है ये प्रोसेस, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, पढ़ते हैं हम सेल वाले चैप्टर में कि सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एक सेल ऑर्गेनेल है, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल, बिजली घर बोलते हैं, और यहीं पे एनर्जी बन रही है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। कितना, 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में बन रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एन एरोबिक प्रोसेस। एक वायवीय प्रक्रिया है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा कंडीशन है लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वहां पर नहीं पहुंच रहा। मतलब क्या है भाई, आप कोई विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, एकदम रन पे रन, 2-3 रन भाग चुके हो और बस काफ़ी देर से बैटिंग कर रहे हो तो एकदम थक चुके हो। अगर आप बॉलर हो तो बस, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओवर है, एक ओवर में 1 रन बचाना है, हालांकि बहुत मुश्किल है बट हाँ बचाया जा सकता है। एक ओवर में 1 रन बचाना है तो तुम क्या करोगे, एकदम फुल तुम्हारी पेस आपको देखने को मिलेगी उस ओवर में और सारी चीज़ें। जब आप इतनी ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कोई भी हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, तो उस टाइम पर बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, यानी वहां पे एक कंडीशन आ जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन। आप, है ना, जैसे तेज भागी जोड़ा हाफने लगते हैं, पूरा तेजी से श्वास लेने लगते हैं हम, क्यों, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है। उस कंडीशन में आपका जो पायरुवेट है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने की बजाय वो वहां पर क्या करता है, लैक्टिक एसिड को परफॉर्म करता है, सॉरी प्रोड्यूस करता है। जब पायरुवेट को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता, तो ये पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाने की बजाय एक लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। अब कहां पर, अब उस, फॉर एग्जांपल मैं एथलीट हूं, धावक हूं एक, तो मेरे थाइज, मेरे काफ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो शायद यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, इन सेल के अंदर ग्लूकोज है, जो पायरुवेट है, उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो कई बार क्या हो जाता है, क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना भाई, सबको याद होगा वो मैक्सवेल की बैटिंग, नहीं भाई साहब, बंदा एकदम छटपटा रहा था लेट के, नहीं है ना, उसकी अंदर की वो कौन आ गया था, कांतारा उसके अंदर का जग गया था, नहीं, तो वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण उस पर्टिकुलर मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया, क्रैम्प्स आने लगते हैं, जो काफी कई बार पेनफुल हो जाता है ना, बॉडी फटीग हो जाती है, पूरा एरिया एकदम थकावट से भर जाता है।
क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, और वहां पर क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर भी आपको एनर्जी बनता हुआ दिखाई देगा, बट एनर्जी जो है वो यहाँ पे कम मात्रा में बनता है, काफी लो अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रही होती है। ये रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है? स्पेशली मसल सेल्स में, जो हमारी मांसपेशियां हैं वहां पर हमें ये देखने को मिलती है। क्योंकि भाई अगर आप एथलीट हो तो आपको थाइस काफ्स की ज़्यादा यूज़ है, कोई ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हाथ के या फिर आपके आर्म्स के मसल्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो उस एरिया में हमें क्रैम्प आते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की जगह वहां पर क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है, और एनर्जी बन रहा है वो कम अमाउंट में। ठीक है। तीसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। इन दोनों को ही हम बोलेंगे क्या? अनएरोबिक प्रोसेस, अवायवीय अभिक्रिया। क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन या तो कम मात्रा में है या तो है ही नहीं। जब पायरुवेट को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता तो वो क्या करता है? वो बना देता है क्या? इथेनॉल। ठीक है, क्या बना देता है? इथेनॉल बना देता है, जो कि क्या है? अल्कोहल का ही एक बाय प्रोडक्ट, इससे ही अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, और यहां पर भी एनर्जी बनती है, लेकिन ये भी बहुत कम मात्रा में होती है। तो देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज्यादा एनर्जी बन रही है, और यहाँ पे एनर्जी नाम मात्र ही फॉर्म हो रही है। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन आएगी, यानी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, तो या मिलेगी ही नहीं, सॉरी, अगर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करेगा? इथेनॉल फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी भी बनाएगा, बट वो काफी कम मात्रा में होगी। यही इथेनॉल जो है उसी से हम अल्कोहल या लिकर वगैरह बनाने में, शराब वगैरह बनाने में करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस। यही हमारी क्या है? फर्मेंट हो रही है। फर्मेंटेशन होने के कारण ही यहाँ पे ये शराब में आगे तब्दील हो जाएगा। जैसे वो आपने नाम सुना होगा, महुआ। महुआ सुना है? अगर आप बिहार और या फिर ईस्टर्न यूपी में रहते हैं, या फिर आप आसाम वगैरह के, झारखंड वगैरह के हैं, तो आपने जरूर ये शब्द महुआ सुनोगे या सुना भी होगा। महुआ क्या है? वो ट्रेडिशनल दारू है, वो एकदम असली, वो अंग्रेजी शराब नहीं है। एक ट्रेडिशनल लिकर है जिसमें गेहूं चावल वगैरह जो होते हैं इनको सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से। ये रिएक्शन भी कहाँ हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, एक फंगस है, जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या कर देता है? इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, और ये और ज़्यादा कुछ 2-3 दिनों में और डिकम्पोज होके ईस्ट के कारण ये फर्मेंट हो जाता है और इथेनॉल में तब्दील हो जाता है। फिर इसी को पी के बस डायरेक्ट दर्शन हो जाते हैं फिर हमें, नहीं। सो ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। आपने खाना खाया, सिंपल सिंपल ध्यान रखना है, खाना खाया, खाना ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज डिफरेंट डिफरेंट शेल में पहुंच गया। 6 कार्बन की चेन है, उसे 3 कार्बन की चेन में ब्रेक किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। अब 2 कंडीशन है इसके पास, या तो इसे ऑक्सीजन मिलेगा, या तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज एरोबिक प्रोसेस। अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो दिस विल बी नोन एज अनएरोबिक प्रोसेस। अगर एरोबिक प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और भर भर के एनर्जी बनाएगा। अराउंड 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। और कहाँ पे होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की कमी है, तो ये रिएक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा? हमें मसल्स, यानी जो हमारी मांसपेशियां है वहां पे देखने को मिलेगा। इसमें क्या है? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने के कारण वहां पे क्रैम्प्स या बॉडी फटीग जो है वैसी परिस्थिति आ जाएगी। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहां पर ये क्या बना देगा? इथेनॉल बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। दोनों ही कंडीशन में एनर्जी बना रहा है, लेकिन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म हो रही है। अराउंड 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। आपको ये ध्यान ही रखना है, ये चार्ट भी ध्यान में रखना है, इन सबको वर्ड की फॉर्म में आपको लिखना भी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इसी को यहाँ पे हमने एरोबिक अनएरोबिक जो अभी हमने समझा उसी को मैंने यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिख दिया है कि भाई एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत है, अनएरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ये प्रोसेस कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो स्पेशली कहाँ देखने को मिलेगा? ईस्ट में। और लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो मसल सेल्स में हमें देखने को मिलेगा। इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो बाय प्रोडक्ट है, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर बन रहा है, और ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अराउंड 38 एनर्जी के जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है? हमारा जो
ग्लूकोज है वो पूरी तरह से नहीं ब्रेक होता। पूरी तरह से ब्रेक नहीं होगा तो या तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा या तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जो है उसको फॉर्म करेगा, और दोनों ही केस में वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती हुई दिखाई देगी। अराउंड 2 ATP, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो यहां तक हमने देख लिया कि भाई ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप बेफिक्र होकर आप कमेंट में अपने डाउट लिखें, जरूर उसके बारे में डिस्कस होगा, या कोई कमेंट देखे जाएंगे उसके अगले सेशन में उसके रिप्लाई उसके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। क्लियर है? अगला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मानव श्वसन तंत्र जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था, आहार नली आहार तंत्र के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। भाई आपने श्वास लिया, नाक से श्वास ले रहे हो, फिर वो अंदर जा रहा है, फिर सांस लिया, हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही है, कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें समझना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र में। क्लियर है भाई? सबसे पहले तो हम अपने डायग्राम को समझते हैं। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये हमारा डायग्राम है। आप देख रहे हो इस इमेज को, जब आप देख रहे हो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर में क्या है? हमारा नसल पैसेज या नसल कैविटी जो है, हमारी गुहा जो है, नासा गुहा, नासा द्वार जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारी माउथ कैविटी है। भाई आप दोनों तरह जगह से श्वास ले सकते हो, नाक से भी मुंह से भी। डिफरेंस क्या है इसको अभी हम देख लेते हैं। फिर वहां पे हमें दो चीजें देखने को मिलती है, लारिंक्स एंड फारिंक्स। यहाँ पे हमारा ये ट्राकिया है, ये ऐसे आपको एक स्पाइरल सा पाइप बनते हुए दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे हमारा ये डायफ्राम, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है। इधर हमारे डायफ्राम है, यहाँ पे हमारे ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, ये एल्वियोरी एल्वियोलर सैक है। एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहला आता है भाई हमारा क्या? नसल कैविटी या फिर नोस्ट्रिल्स की हम बात कर रहे हैं, नासा द्वार। ये दो छोटे छोटे जो छेद है ना, यही हमारे क्या है? नोस्ट्रिल है, जहां से हम श्वास लेते हैं। हमें नाक से ही ज्यादा से ज्यादा श्वास जो है हमें नाक से ही लेना चाहिए, क्योंकि नाक से जब आप सांस लेते हो ना, तो जो नोस्ट्रिल्स हैं इसका काम क्या होता है? ये कैविटी जो है, नसल कैविटी है, यहाँ पे ये एयर को फिल्टर करती है। भाई आपके एयर में डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो आपके जो ये नाक व ये जो नसल कैविटी है ना, यहाँ पे फाइन हेयर पार्टिकल्स और म्यूकस की लेयर देखने को मिलती है, जो एयर को फिल्टर करती है, ताकि एक फ्रेश एयर जो है वही बॉडी के अंदर जाए, फिल्टर होके छन के जाए। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? फिल्टर करना, एयर को मॉइस्चर करना, और क्या करना? वार्म्स दी एयर, एयर को, हवा को थोड़ा सा गर्म करना जो शरीर के अंदर जाने वाली है। उसके बाद हमें दिखता है क्या? फारिंग्स, जो अभी आपने इमेज में भी देखा। ठीक है, यहां पे हमारा क्या है? फारिंग्स है। ठीक है, ये आपका फारिंग्स है। आप ध्यान दोगे ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। ये वो पैसेज एरिया है जहां से हवा भी जा रही है और खाना भी जा रहा है। ठीक है, कनेक्ट्स नसल कैविटी टू द लारिंक्स। ठीक है, फारिंक्स उसके नीचे लारिंक्स है, तो नसल कैविटी और लारिंक्स को जोड़ने का काम कर रहा है फारिंक्स। ठीक है, यहां तक खाना भी आता है और हवा भी आता है, लेकिन उसके बाद दोनों अपने रास्ते चेंज कर लेते हैं। भाई एक फूड पाइप में जाएगा और एक विंड पाइप या एयर पाइप में चला जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? फारिंक्स के नीचे आता है लारिंक्स, जिसको हम कैसे नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स, है ना। ये जो हमारी आवाज निकलती है, मेंस में आप देखते हो कि ये जो है, ये एडम्स एप्पल जिसे हम बोलते हैं, ये बाहर की ओर आ जाता है। यही है हमारा क्या? लारिंक्स। ठीक है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? साउंड को प्रोड्यूस करना, आवाज को निकालने में मदद करता है। एंड अलाउज एयर्स टू पास इनटू ट्राकिया, यानी आगे की ओर पास होने में मदद करता है। कौन? हमारा लारिंक्स। ठीक है, तो नसल कैविटी या नोस्ट्रिल्स हैं, वहां से या फिर माउथ कैविटी से भी एयर अंदर जा सकता है। नसल कैविटी में आपको फाइन हेयर पार्टिकल और म्यूकस की लेयर दिखाई देगी, जो एयर को फिल्टर कर रहा है, मॉइस्चर कर रहा है, और क्या कर रहा है? वार्म कर रहा है। उसके बाद एयर फारिंक्स में जाएगा। फारिंक्स में कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, और फारिंक्स से फारिंक्स जो है वो नोस्ट्रिल और लारिंक्स को कनेक्ट कर रहा है। लारिंक्स वॉइस बॉक्स है, एडम्स एप्पल जो ये बाहर की ओर निकला रहता है, स्पेशली मेंस में। ठीक है, उनमें ये साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है और एयर को पास होने देता है। कहाँ पे? ट्राकिया में। अब ट्राकिया, इसको ही हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। सो इट्स अ लॉन्ग ट्यूब दैट कैरीज एयर टू लंग्स। यही ट्यूब है जो एयर को कहाँ लेके जा रही है? हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में लेके जा रही है। एंड इट हैज अ रिंग ऑफ कार्टिलेज
टू प्रिवेंट कोलैप्स। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहां पे आपको क्या एक रिंग ऑफ कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, एक स्पाइरल कॉपी सी देखने को मिल रही है। इसका काम क्या है? ये जो स्पाइरल, ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बन रही है, इसका काम है एयर को कोलैप्स होने नहीं देना। आपको कभी ना कभी शायद फंदा लगा होगा, एकदम पानी पी रहे थे या कुछ फंस गया, अटक गया थे, फंदा खांसने लग गए। ये जो फंदा है ना, यही बेसिकली इसी को प्रिवेंट कर रहा है कि कहीं एयर जो है वो आपस में कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स हो जाएंगे ना, यहाँ पे फंदा लग जाएगा, चॉकिंग जिसे हम बोलते हैं। चॉकिंग हो गई भाई, बंदा मर भी जाएगा अगर ढंग से वो चीजें ठीक नहीं है, वो जो जो ब्लॉक हो गया है अगर वो तुरंत रिलीज नहीं हुआ तो वो काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो पैदा कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? ट्राकिया में एक रिंग ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलता है जो एयर को कोलैप्स होने से रोकता है, बचाता है। फंदा, जो चॉकिंग शब्द आप सुनते हो, उससे इनडायरेक्ट, सीधा सीधा तौर पे इनसे ही हमें क्या कर रहा है? बचा रहा है। ठीक है, अगला है हमारा ब्रोंकाई। अब ये जो ट्राकिया है स्प्लिट्स इनटू टू ब्रोंकाई, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। आप देख रहे हो, ये लेफ्ट और ये राइट है ना, इसी को बोलते हैं हम क्या? ब्रोंकाई। तो ट्राकिया स्प्लिट्स इनटू टू ब्रोंकाई एंड एंटरिंग ईच लंग्स। दोनों फेफड़ों में, जो हमारा लेफ्ट वाला है और जो हमारा राइट वाला है, दोनों फेफड़ों में ब्रोंकाई के थ्रू जो है एयर हमारा पहुंचता है, कहां? हमारे लंग्स में। उसके बाद हमारा ब्रोंक्यूल्स है, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई इनसाइड द लंग्स। ठीक है, ये हमारा ब्रोंकाई है। फिर वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, जो अभी हमने डायग्राम में देखा कि ये जो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, यही ये छोटे छोटे हिस्से नहीं मिल रहे, ये हमारे क्या कहला रहे हैं? ब्रोंक्यूल्स कहला रहे हैं। ठीक है, ये कहला रहा है ब्रोंकाई। ठीक है, काफी वो हो रहा है, दैट इज योर ब्रोंकाई। और फिर ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में क्या है? बट गया है। क्लियर है? ठीक है, फिर यहां पे हमें देखने को मिलता है कौन? एल्वियोली। यही जो ब्रोंकाई है, टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हमारा ब्रोंकाई है ना, यहीं पे मौजूद है कौन? आपका एल्वियोली। हिंदी में बोलते हैं कूपिका। एल्वियोली इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। जैसे गुब्बारा होता है ना, आपने हवा भरा, उसका साइज बड़ा हो रहा है, ऐसे ही जब आप श्वास ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो ये हवा यहाँ से चेस्ट कैविटी में जा रही है, जो हमारे लंग्स हैं, वहां पे जो हमारे मौजूद है एल्वियोली यानी कूपिका, वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। जब आप श्वास ले रहे हो तो उसका साइज बड़ा हो रहा है और उसका एयर जो है उसके अंदर भर रहा है। सो इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स। इसके अंदर एयर जाएगा और यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होगा, विच इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। जो हमारा एल्वियोली है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं और कैपिलरीज भी मौजूद होती है, और यहीं पर होता है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। कौन सा? भाई आप श्वास ले रहे हो, सारी हवा अंदर जा रही है, अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, तो ये जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो इसी एरिया में हमें देखने को मिल जाता है। लंग्स, फेफड़े क्या है? सो इट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये हमारा श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट परफॉर्म्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? डायफ्राम। जो ये हमारा लोअर वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे भी डायग्राम में भी आपको देखने को मिला था, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। कैसा है? डोम शेप जैसा होता है ना, एक ऐसा कर्व्ड होता है। तो डोम शेप स्ट्रक्चर है मसल अंडर द लंग्स दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड रिलैक्सिंग। ठीक है, कैसे ब्रीदिंग में हेल्प करता है? कैसे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के द्वारा ये डायफ्राम जो है ब्रीदिंग में हमारी मदद करता है। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, कहाँ जा रहा है पेज? ठीक, इस चीज को हमने देख लिया। अब होता क्या है प्रोसेस? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट आप जो है यहाँ पे समझ देख रहे हो, इसमें हम समझेंगे कि प्रोसेस हो कैसे रहा है। देखो, हमें लगता है कि भाई हम श्वास ले रहे हैं तो ऑक्सीजन गया सारा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया सारा बाहर, है ना, मतलब नेट टू नेट हमें लगता है ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। होता क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं तो अराउंड 21% ऑक्सीजन ही जाता है। आपको पता है भाई 78% हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.04% कार्बन होता है, और अन्य गैसेस, वाटर वेपर वगैरह कहीं कहीं पर नाम मात्र होता है, कहीं कहीं पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, बट ऑब्वियसली होता तो कम ही है थोड़ा। क्लियर है? सो जब हम इनहेल करते हैं तो 78% नाइट्रोजन जा रहा है, 21% हमारा क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पूरा एल्वियोली के थ्रू गया है। अब यहां पे होगा गैसों का एक्सचेंज। ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा। तो अब जब हम एक्सहेल करेंगे
तो हमारा जो ऑक्सीजन 21% था वो कितना रिलीज हो रहा है, 16%। यानी कि बाकी का जो परसेंटेज है वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसको शरीर में ट्रांसपोर्ट कर दिया है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इनहेल कर रहे थे तो 0.04% था, लेकिन जब रिलीज कर रहे हैं तो कितना है, 4%। लगभग जितना परसेंट यहां पे आ रहा है उसका 100 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी ना, तो वही बाय प्रोडक्ट बॉडी में रिलीज हो रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा परसेंटेज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नाइट्रोजन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, तो जितना गया है उतना ही हम वापस रिलीज भी कर देंगे। वाटर वेपर वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी। नमी अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के साथ जाएंगे, ह्यूमिडिटी नमी कम है तो कम वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के साथ आएंगे। और ऑलवेज मोर इन एक्सेल्ड एयर। भाई भले ही आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है या कम है, वाटर वेपर पार्टिकल ज्यादा जा रहे हैं या कम, बट जब भी आप श्वास छोड़ते हो तो हमेशा एयर के पार्टिकल जो होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं एक्सेलेशन के टाइम में। अदर गैसेस जो है वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। भाई और भी एयर में गैसेस मौजूद होती है ना, तो कम मात्रा में जाती है और रिलीज करते समय भी उतना ही कम मात्रा में वो रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है भाई, डिक्रीजेस बाय 5% एब्जॉर्ब्ड बाय लंग्स। मतलब लगभग 5% तक ऑक्सीजन लेवल कम छोड़ रहे हैं हम। इसका मतलब वो 5% हमारे लंग्स ने एब्जॉर्ब कर लिया उस ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। 4% इंक्रीजेस बाय 4%। 4% तो नहीं होगा, 0.04 से कितना हो गया, 4% हो गया। ये लगभग 4% मान रहे कि इतना 100 टाइम्स हो गया ना पहले के मुकाबले। तो इतना परसेंट जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। नाइट्रोजन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। वाटर वेपर में भी कोई इंपैक्ट हमें देखने को मिलता नहीं है, और बाकी के गैसेस पे भी कोई इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है इतनी सी बात? अच्छा, यहां पे एक बात और समझनी है हमें कि जब हम श्वास लेते हैं तो जब भी श्वास लिया फिर श्वास छोड़ा तो ऐसा नहीं है सारा एयर, मतलब जो भी एयर लिया और सारा एयर बाहर आ गया, नहीं। कुछ रेसिडुअरी वॉल्यूम जो है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है, गैस जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी में रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, इस प्रोसेस, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उस टाइम प्रोसेस के गैप में भी ना हमारे लंग्स में कुछ एयर का अमाउंट जो है, गैस का जो अमाउंट है वो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद रहता है। मतलब 100% एब्जॉर्ब किया है तो पूरा 100 ही रिलीज नहीं होगा। कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी, हमारे लंग्स में रहता है, ताकि वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो उसमें मेंटेन रह जाए। क्लियर है इतनी सी बात? तो यहां पे हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने समझा कि कैसे चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हुआ, फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र में आए कि कैसे हम श्वास ले रहे हैं, कैसे एयर बॉडी के अंदर जा रहा है। एल्वियोली क्या है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो हम इनहेल कर रहे हैं, चेस्ट कैविटी हमारी एक्सपैंड हो रही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर उसके अंदर जा रहा है, एल्वियोली का साइज बड़ा हो रहा है, उसमें गैस गई, वहां पे गैसों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, गैसों का आदान प्रदान वहां पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? आई होप आपको यहां तक चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब हम श्वास लेते हैं तो वहां पर जो आपका ब्लड है, ऑक्सीजन आपके ब्लड में जा रहा है, लेकिन ब्लड की एक खास बात है, ऑक्सीजन जो है ब्लड के मॉलिक्यूल, जो ब्लड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ब्लड में इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकता, जिसके कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ब्लड के अंदर, हालांकि ये भी ब्लड का ही पार्ट है, तो ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अवे ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। अब ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का, लाल कलर का पिगमेंट होता है। लाल क्यों है? क्योंकि भाई इसके अंदर आयरन कंटेंट मौजूद होता है ना। अगर केमिकल प्रोसेस में, केमिस्ट्री में जब हम बोलते हैं कि जहां पर भी रेड, कोई भी चीज रेड कलर में है ना, यानी कि वहां पे आयरन कंटेंट मौजूद होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हमारी मदद करता है। यानी जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट अमाउंट में है, कम मात्रा में है, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, बाकी ब्लड के कंपोनेंट में ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा नहीं होती। दिस पिगमेंट इन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस, आरबीसीज में मौजूद होता है, जो कि रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट मौजूद है। लेकिन
कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ये इजिली वाटर में सोल्यूबल है तो आसानी से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है एंड डिजोल्व फॉर्म इन आर ब्लड। ठीक है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ब्लड में हमारा मौजूद रहता है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाता, तो ब्लड उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगा। बट जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एक रेड कलर का पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। क्लियर है इतनी सी बात? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में मैंने कहा था, शुरुआत में मैंने कहा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है ना, एक भौतिक प्रक्रिया है। आपने श्वास लिया, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, श्वास छोड़ दिया, ये एक ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें जो आपने श्वास लिया है, वो ऑक्सीजन जो आपने लिया है, आप खाना खाए हो, ग्लूकोज आपके अंदर मौजूद है, तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्रेक होगा और बॉडी में एनर्जी बनाने में कार्य करेगा। क्लियर है? सो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये दो प्रक्रियाएं साथ में कार्य करती हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? मेनली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाएगा, कम मिल रहा है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, नहीं मिल रहा है तो इथेनॉल बनाएगा। ठीक है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होगी। कहाँ पर होता है ये? लंग्स में, फेफड़ों में। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया में, मसल्स वाले सेल्स में, या फिर ईस्ट में देखने को मिलता है अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो यहां तक हमने देख लिया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हमने देखा कि हमारे शरीर में या प्लांट्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये हमने पहले देखा। फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा कि मानव श्वसन तंत्र कैसे कार्य करता है, यानी ह्यूमन बीइंग कैसे श्वास ले रहे हैं, है ना, इनहेल कैसे कर रहे हैं, एक्सहेल कैसे कर रहे हैं, और पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे एल्वियोली के थ्रू वहां पे गैसों का एक्सचेंज हो रहा है और वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच रहा है। क्लियर है? नाउ कम्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि भैया पेड़ पौधे भी तो श्वास लेते हैं, उनका सिस्टम कैसे वर्क करता है। उनके पास तो कोई ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है कि भाई नाक से श्वास ले रहे हैं, फिर एक बंदा है जो उसे वहां पे ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कर रहा है। उनके पास इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना, जब भी हम प्लांट्स की बात करेंगे, उसके लिए ना हमें एक टर्म जरूर पता होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं क्या? विसरण। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? ऑब्वियसली आपने सुना होगा। इट इज अ प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब कोई पदार्थ, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगता है, उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर गति करता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस रेस्पिरेशन में, जो प्लांट में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जिसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। अब प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई एक श्वसन तंत्र नहीं है, कोई नाक जैसी सिस्टम नहीं है, उनका एक अलग प्रोसेस है। प्लांट में होता है क्या? स्टोमेटा। इसके बारे में आपने न्यूट्रिशन में भी न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में भी देखा था। जो कहां पे देखने को मिलता है स्टोमेटा? हमारे लीव्स में, पत्तियों में हमें स्टोमेटा देखने को मिलता है। जो हमारी स्टेम्स होती हैं, तने हैं, वहां पे हमें लेंटिसल्स देखने को मिलते हैं। और आपके जो रूट्स होते हैं वो हेयरी रूट्स होते हैं ना, वहां पे हेयर जैसे स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सो दीज आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज। तो गैसों के आदान प्रदान में जो मदद करते हैं वो है स्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड हेयर रूट्स ऑफ, है ना, हेयर ऑफ रूट्स। क्लियर है? सो कैसे हो रहा है, किसका एक्सचेंज हो रहा है? तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। कैसे होता है? बाय द प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? कि जब कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से कहां जाने लगेगा? लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि विसरण। क्लियर है? द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। पेड़ पौधों की जो जरूरत है उसके आधार पर
इनका डायरेक्शन जो है वो निर्धारित होता है। जनरली होता क्या है कि भाई स्ट्रोमेटा जो है वहां से गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, तो क्या कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा? एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, यानी स्ट्रोमेटा के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसेंट्रेशन में होगा, अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट में होगा, यानी यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है। सो कार्बन जो है इनसाइड द शेल मूव करने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हमारा क्या है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, कुछ भी हो, अब श्वास लिया, एयर गया अंदर, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह को एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, नाइट्रोजन जितना गया वो उतना सब आ गया, चाहे सुबह शाम दिन रात हो, अगर चल रहा है जीवन तो सेम प्रोसेस होगा। पेड़ पौधों का ऐसा सिस्टम नहीं है। नाइट में वो अलग तरह की चीजों को फॉलो करते हैं और दिन के समय में वो अलग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, यानी दिन के समय में क्या होता है। सबसे पहले CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो स्टोमेटा के थ्रू पत्तों के अंदर एंटर करती है एंड डिफ्यूजेस इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, यानी प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान मौजूद है, वहां पर डिफ्यूज हो जाता है इन द मीजोफिल। आप याद करो वो डायग्राम, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूं। कौन सा? जब हम थाइलाकॉइड के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने उस इमेज को देखा था, नहीं? हाँ, देखो यहां पे आपको मीजोफिल दिखाई दे रहा है, ये स्पॉन्जी मीजोफिल्स आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यहां पर आपका एंटर करता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई हमने पढ़ा था ना डार्क साइकिल, याद करो, डार्क साइकिल है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होगा, है ना, उसका जो ब्रेकडाउन हमने देखा था। सेम वही चीज के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए। तो दिन के समय में क्या होता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमेटा के थ्रू एंटर करेगा और जो मीजोफिल का जो इंटरसेलुलर स्पेस वाला एरिया है वहां पे जाके डिफ्यूज हो जाएगा, पहुंच जाएगा, एंड रीचेस टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास पहुंचेगा वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, जहां पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है, तभी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर आउटसाइड हेल्प CO2 मूव इनसाइड। भाई अगर ऑब्वियसली ये मेरा डायग्राम है एक पत्ते का, घटिया डायग्राम है मुझे पता है, बट ये जो सेल है यहाँ पे, आपके जो पत्तियां हैं यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे? स्ट्रोमेटा है। अब ये जो बाहर वाला ग्रेडियंट है, बाहर वाला सरफेस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर सराउंडिंग एरिया से इनसाइड की ओर मूव करने लग जाएगा। क्लियर? किसके थ्रू? स्ट्रोमेटा के थ्रू। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डिफ्यूजेस आउट थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस। अब ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस हुआ था, ग्लूकोज बना था और फिर क्या बन रहा था? ऑक्सीजन बन रहा था। तो अब ये जो ऑक्सीजन है, ये फोटोसिंथेसिस में जो बना है वो क्या होगा? पहले वो इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा, इंटरसेलुलर स्पेस से वो कहाँ पे आएगा? स्ट्रोमेटा में आएगा और स्ट्रोमेटा से वो कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट रिलीज हो जाएगा। सो सम O2 इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन बाय द प्लांट इटसेल्फ। मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेशन, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है उसमें ऑक्सीजन बना है, नो डाउट बना है, लेकिन ये ऑक्सीजन रिलीज तो करते हैं, लेकिन कुछ को ये यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में। भाई ये भी श्वास लेते हैं, ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी बनाने के लिए इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सारा ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे, ये कुछ ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये प्लांट के अंदर ही रह जाता है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करता है। कब? दिन के समय में, डे टाइम में हमें ये देखने को मिल जाता है। क्लियर है? तो भाई रात के समय में क्या होता है? नाइट के समय में हमें अलग प्रोसेस देखने को मिलती है। ऑक्सीजन को भाई ये ले रहे हैं, कहां? टेकन फ्रॉम एयर। कहां से? हवा से ये ऑक्सीजन को ले रहे हैं। बिल्कुल याद है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कहते हैं ना रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आगे उठा के ले जाएगा। भूत नहीं उठा के ले जाएगा, क्योंकि रात के समय में एयर जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ऐसी जगह रह रहे हो, अगर आप पेड़ के नीचे सोओगे जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा? एक घुटन सी नहीं पैदा हो जाएगी, है ना? आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं जा रहा है, तो वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए पेड़ के नीचे रात में हमें नहीं सोना चाहिए, नहीं।
सो ऑक्सीजन को जो लिया जा रहा है दे आर टेकन फ्रॉम द एयर वाया स्ट्रोमेटा, भाई जो पत्तों में स्ट्रोमेटा होते हैं वहां से ऑक्सीजन को लिया जाएगा। जो स्टेम्स हैं, वुडी स्टेम्स हैं, वहां पे लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। और रूट्स जो हैं, है ना, रूट्स एयर फ्रॉम सॉइल एयर, जो सॉइल है, मिट्टी है, वहां से भी ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया है ये डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, उससे कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वहां पर एनर्जी बना देगा। किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, जो हमने, जो मतलब प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया है। तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, वो बस ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, वो एब्जॉर्ब करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, श्वसन प्रक्रिया के लिए, ताकि वो भी एनर्जी बना सके। उनको भी तो ऊर्जा चाहिए भाई, फल देना है, इतने सारे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाए उसको भी तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, पानी भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इन सब प्रोसेस के लिए उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए। और एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन एक मूलभूत कार्य करता है। CO2 को वो रिलीज करते हैं, क्योंकि भाई रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है। तो अभी हमने देखा था ना कि वो क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, वाटर बना रहा था, और एनर्जी बन रही थी, ऊर्जा का निर्माण हो रहा था वहां पे, नहीं? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वो रिलीज कर देंगे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में फॉर्म हो रहा है, विच डिफ्यूजेज आउट ऑफ सेल इनटू इंटरसेलुलर स्पेस। पहले वो इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा और फिर थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और रूट्स, और स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और रूट्स के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो जब दिन का समय था तो वहां पे देख रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस से क्लोरोप्लास्ट के पास जाके प्रकाश संश्लेषण करने में मदद कर रहा है। और वहां पर जो ऑक्सीजन बन रहा है, कुछ अमाउंट वो रेस्पिरेशन के लिए दिन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी वो ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहे हैं। वहीं रात में हमें क्या देखने को मिलता है कि रात में वो ऑक्सीजन ले रहे हैं थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट्स, और वो डिफ्यूज हो रहा है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी बनाने में मदद कर रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। वहीं पे रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले इंटरसेलुलर स्पेस में आ रहा है और फिर इंटरसेलुलर स्पेस से स्टोमेटा, लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है। आई होप आपको यहां तक जो हैं चीजें सारी की सारी समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत यहां तक आपको? आई होप आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। स्टिल कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहां पे हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र खत्म होता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। वो क्या इंफॉर्मेशन है कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, भाई टेरेस्ट्रियल थलचर, हम हैं, जानवर हैं, वो सब जमीन पर रहते हैं और जमीन में जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वहां से वो ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको वो एब्जॉर्ब करके अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि जो वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन है, वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन रेट जो होगा वो पानी में रहने वाले जीव का क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। मतलब जो जानवर जमीन पर रहते हैं उनकी श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट जो है वो कम होती है, और जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनकी रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि वो जहां रह रहे हैं ना, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वो तेजी से सांस लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर आए, सॉरी वाटर आए, और ज्यादा वाटर आएगा तभी तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा और वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, रेस्पिरेशन, श्वसन। रेस्पिरेशन सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से। सो आई होप आज की सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप इस PDF को टाइम टू टाइम देखें, रिवाइज करें, और सबसे बेस्ट मेथड होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा, तुरंत 5 मिनट का ब्रेक लो, एक पेज लो, खाली पेज लो, और जो भी तुम मेरी बातों को रिकॉल कर सकते हो उसको बस कॉपी में लिखो। मैं कह रहा हूं 100 में से 20% ही आप लिख पाओ, वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। आप कोशिश करो, पहले एक ही बार में 100% नहीं दे पाओगे, बट अगर ट्राई करोगे तो धीरे धीरे ये ऐसी आदत बन जाएगी कि उसमें आपका परफेक्शन आने लग जाएगा।
क्लियर है इतनी सी बात? तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।